चर्चा होने वाली है। डॉक्टर बसंत गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत करती हूं डॉक्टर बसंत। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर समीर दानी भी मौजूद हैं। डॉक्टर समीर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और एक बार फिर से तालियां हो जाएं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें इस मंच से आज हो रही हैं। और क्योंकि टाइमर शुरू हो चुका है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगी। डॉक्टर बसंत गोयल, सबसे पहला सवाल आप ही से, क्योंकि आयुर्वेद और एलोपैथ की हम बात करते हैं, तो इन दोनों को मिलाकर क्या कोई चिकित्सा पद्धति विकसित करनी चाहिए और वो कितनी ज्यादा बेनिफिशियल है? फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग सर। आई एम वेरी थैंकफुल टू भारत 24 जिन्होंने मुझे दोबारा मौका दिया। एक मौका अभी दिल्ली में दिया था, उसके बाद मैं गुजरात में हूं आज। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एलोपैथी के साथ आयुर्वेदिक को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। अभी तक जो हमारा एलोपैथी में रहता है, मैंने बेसिकली पीएचडी किया 2 सब्जेक्ट के अंदर, एक डायबिटीज के अंदर और एक मेडिसिन के अंदर फ्रॉम यूएस। इन 2 कॉम्बिनेशन को एक साथ किया जा सकता है। ऐसा मानते हैं लोग कि एलोपैथी को नहीं ऐड किया जा सकता, ऐसा नहीं है। हम इसको ऐड कर सकते हैं। बेसिकली डिपेंड करता है किस बीमारी में किस जड़ी बूटी का या किस आयुर्वेद का रोल है, उसके बाद हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किस प्रोडक्ट को किसके साथ ऐड कर सकते हैं। जिसमें मैं एग्जांपल देता हूं, पिछली बार दिल्ली में मेरे साथ डॉक्टर गुलेरिया और डॉक्टर सरीन थे। दे वर सपोज टू बी द फादर ऑफ बेसिकली मेडिसिन। एक लीवर में अपने आप में कमांड है, एक डॉक्टर गुलेरिया ने अपने आप में एक कोविड के ऊपर कमांड किया था। तो मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जैसे किडनी स्टोन है, किडनी स्टोन के पास हमारे पास एज सच एलोपैथी में कुछ नहीं है, आयुर्वेदा में बहुत कुछ है। लोग इतना सफर करते हैं, लोगों को यूजुअली एक ही चीज मिलती है कि इसके लिए सर्जरी के लिए जाया जाए, तो ऐसा नहीं है। हम लोग आयुर्वेदिक में बहुत सारे प्रोडक्ट इसके लिए बन गए किडनी स्टोन के लिए, जैसे नीरी एक टैबलेट है, इस तरीके से कैलकुरी है। तो हम लोग बेसिकली एलोपैथिक के साथ आयुर्वेदिक को यूज कर सकते हैं। उसी तरह लीवर का एक एग्जांपल है। लीवर में जैसे ली52 है, ली52 है वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर इन आयुर्वेदा। तो इस प्रोडक्ट को हम एलोपैथी के साथ शुरू कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम एलोपैथी और आयुर्वेदा को एक साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। 100% कनेक्ट कर सकते हैं। बस इतना पता होना चाहिए कि उस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की एफिकेसी कितनी है और वो उसके साथ किस तरीके से किस कॉम्बिनेशन में जाएगा, ये डिपेंड करता है। डॉक्टर समीर दानी, कहते हैं कि आप काम करते जाइए और दुनिया फिर आपकी सफलताओं की बात करती है। पहले तो आपसे थोड़ी देर पहले मनोज जिज्ञासी जी से चर्चा हो रही थी, तो आपकी तारीफ में उन्होंने कई कसीदे पढ़े और ये बताया कि आपकी उपलब्धियां बहुत ज़्यादा हैं। और उन्हीं उपलब्धियों का एक बार जिक्र मैं भारत 24 के मंच से और लोगों के सामने करना चाहूँगी, और फिर चाहूँगी कि अपने सफ़र के बारे में आप विस्तार से बताइए। 1990 में आपने MD मेडिसिन में पहली रैंक हासिल की। 38 कैंडिडेट में एग्जाम क्लियर करने वाले आप इकलौते कैंडिडेट थे। 1993 में DM कार्डियोलॉजी में यूनिवर्सिटी में आपकी पहली रैंक रही। डॉक्टर NH पटेल गोल्ड मेडल ऑफ कार्डियोलॉजी पाने वाले राज्य के आप पहले कैंडिडेट रहे। 1995 में हरगोबिंद फेलोशिप, 2012 में प्राइड ऑफ गुजरात अवार्ड से आप नवाजे गए। जाहिर बात है कि ऐसे सम्मानों की फहरिस्त बहुत लंबी होगी, लेकिन आपकी सफलताओं का जिक्र क्यों ना आपके माध्यम से हो जाए। मेरी सफलताओं का जिक्र करने का माध्यम ये नहीं है। ये माध्यम है इस विषय का कि हम अपने आरोग्य की चर्चा करें, हम हृदय के बारे में चर्चा करें। आप मेरी सफलता के बारे में बात करेंगे तो मैं थोड़ा शर्मिंदा हो जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे सारे सफल लोग बैठे हैं, राइट? सो वो तो बात ही अलग है। मैं ये चाहूँगा कि हम अपने आरोग्य के बारे में, अपने हृदय के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, क्योंकि ये मेरा पैशन वो है। और किसी की भी सफलता का रहस्य वो व्यक्ति अपने विषय के बारे में कितने लगाव से काम करता है, उसमें उसके ऊपर है। जैसे
बहुत पुरानी बात है एडिसन की, सक्सेस इज 99% परस्पिरेशन, ओनली 1% इंस्पिरेशन। सो बात वही है। चलिए कोई बात नहीं। कहते हैं कि जब लोग बहुत अच्छा काम करते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते, क्योंकि उनका काम अपने आप में बोलता है, और शायद डॉक्टर समीर दानी इसी फलसफे के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन डॉक्टर बसंत गोयल, क्योंकि आपने बताया कॉम्बिनेशन ऑफ आयुर्वेद और एलोपैथी का आप जिक्र कर रहे थे कि कैसे इसको हम कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है जो, उससे बीमारियों को हम खत्म कर सकते हैं पूरी तरीके से? जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम पूरी तरीके से ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज ज़माना आगे बढ़ रहा है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एक पार्ट है आज हमारे मेडिकल बैकग्राउंड पर। लेकिन यदि हम कहें कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर हम लोग किसी डिसीज को ख़त्म कर सकते हैं, तो नहीं। वो एक पार्ट है, एक पार्ट के रूप में, एक कम्बिनेशन के रूप में हम उसको यूज कर सकते हैं। डॉक्टर समीर दानी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर आप कहेंगे कि ये मंच नहीं है, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगी, ये मंच है और उन तमाम उपलब्धियों का जिक्र मुझे करना होगा, क्योंकि आप 30,000 से ज़्यादा कार्डियक कैथेटराइजेशन कर चुके हैं। इसके साथ ही एंजियोग्राफी प्रोसीजर्स आप कर चुके हैं। 18,000 से ज़्यादा कोरोनरी एंजियोग्राफी आपने की है। 7,000 से ज़्यादा इंटरवेंशंस आप कर चुके हैं। 300 से ज़्यादा परमानेंट पीसमेकर इम्प्लीमेंटेशन आप कर चुके हैं, और भी बहुत कुछ है। तो ज़रा किस तरीके से आपने इतना सब कुछ अचीव किया, सक्सेसफुली अचीव किया, और इतना सब करने के बाद आप खुद को कहाँ पाते हैं? मैं एक्चुअली डॉक्टर बना इसलिए कि मेरे फैमिली में बहुत डॉक्टर्स थे। सो मैं कुछ लोगों को अपना आइडियल मानता था। उनमें फैमिली में जो डॉक्टर्स थे उनसे मैं बहुत प्रभावित था। दूसरे मेरे मार्क्स अच्छे आते थे सो और कोई उस टाइम पे कोई ऑप्शन नहीं मिलता था। जिसके मार्क अच्छे आते हैं वो डॉक्टर बनता है या इंजीनियर बनता है। आज के जैसे मैं ये अभी जो युवा प्रतिभाओं को देखा, हाँ। मुझे हमारे ज़माने में वो बहुत पुराना ज़माना नहीं था, पर जस्ट 40-50 इयर्स बैक इट वाज नॉट लाइक दैट। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ शायद थी पर दिखती नहीं थी, और हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता होता था ज़्यादा उनके बारे में। सो ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ गए, डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, ऐसा चलता था। पर एक बार मैं ये फील्ड में गया, उसके बाद मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ। और मेरा बड़ा कज़िन था, भाई था मेरा, मेरी बुआ का लड़का जो डॉक्टर था, उसको मैं बहुत मानता था। और उसने मुझे एक्चुअली तो डॉक्टर बनने से रोका था कि तुम मानते हो इतना ग्लोरी नहीं है अब वहाँ पे, यहाँ पे इतना मान सम्मान नहीं रहा डॉक्टर्स का, दुनिया बदल गई है। पर फिर भी मैंने उसकी बात नहीं मानी और उसके पापा की बात मानी, जो भी डॉक्टर थे। और वो भाई ही डाइड सडनली एट एज 32 व्हेन ही वाज अ बडिंग न्यूरोलॉजिस्ट। वो न्यूरोलॉजिस्ट बनने जा रहा था और यूएस में बहुत फिट बंदा था, पर यूएस में कहीं पे एक पहाड़ी पे उसका शव मिला, और जब ऑटोप्सी हुई तो पता चला कि उसको मासिव हार्ट अटैक आया था जी। तो तब से मेरी दुनिया बदल गई। और मैंने हार्ट अटैक के बारे में, मैं उस टाइम पे तो सिर्फ MBBS स्टूडेंट था, मेडिकल स्टूडेंट में, जस्ट मेडिसिन में एंट्री ली थी। और तब से मैंने जानना शुरू किया, खोज ज़्यादा की, और पता चलता गया कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अपनी प्रकृति और बाहर के फैक्टर्स किस तरह से हार्ट डिजीज़, हृदय रोग को बुलावा देते हैं जी। और फिर उस विषय में रस बढ़ता गया। और
सिलसिला चलता गया। गया। इसी बीच में आइए एक बार स्वागत कर देते हैं विकास सहाय जी, आईपीएस डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ गुजरात। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं सहाय साहब। एक बार जोरदार तालियों के साथ विकास सहाय का स्वागत करते हैं। एक गेम चेंजर के तौर पर गुजरात में आप भी जाने जाते हैं और आज का ये मंच गेम चेंजर्स को समर्पित है। वेलकम यू अगेन सर। एक और इम्पॉर्टेंट समीर दानी जी, क्योंकि आप अपनी उपलब्धियों का जिक्र बार बार नहीं कर रहे हैं, फिर आप मुझसे कहेंगे कि मैं कहाँ से ये सारी जानकारी लेकर आ रही हूँ, लेकिन ये ब्लड मैन 2 ज़रा मुझे बताइए पहले ये है क्या, और दूसरा आप एक और बहुत अच्छा काम करते हैं, आप ज़रूरतमंद असहाय लड़कियों की शादी भी करवाते हैं। ये आपकी तरफ से भी एक काम रहता है। हाँ जी जी। पहले तो आपने जो क्वेश्चन पूछा है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ब्लड मैन कहाँ से आए। ब्लड मैन बेसिकली मुझे नाम दिया गया जो हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने दिया। ब्लड मैन क्यों नाम दिया गया, मैं पिछले करीबन 25 सालों से ब्लड डोनेशन कैंप लगाता हूँ और हर कैंप में मतलब एक लंबी क्यू होती है कि सुबह 8 बजे हम लोग स्टार्ट करते हैं और रात के 12, 1, 2 बजे तक भी कैंप चलता है। उसमें कम से कम 2 से 2.5 हजार लोग एक बार में डोनेट करते हैं। इस बार 6 जुलाई जो अभी गया है रिसेंट, इस बार हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। थोड़ा सा दिल्ली में गर्मी था, मर्सिडीज की बसेज को हमने कस्टमाइज कराया ब्लड डोनर्स के लिए और एक बार में 200 डोनर डोनेट कर सकते थे। कैन यू इमेजिन, सुबह 8 बजे 300 लोग लाइन में थे ब्लड डोनेट करने के लिए। अदरवाइज लोगों को लगता है कि ब्लड डोनेशन या ब्लड के बारे में जैसी बात होती है तो एक अजीब सी घबराहट होने लगती है लोगों को। तो जो इस बार हमारा कैंप रहा वो हाईएस्ट ब्लड डोनर रहे, जो हमारे भारत देश को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराना, भारत देश को इस मौके पर यहां तक ले जाना, ये मेरे लिए तो प्राउड है ही। उस दिन मेरा जन्म दिवस भी था और मैंने उस दिन को राष्ट्र के नाम समर्पित किया था। पहले एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड तोड़ा, उसके बाद हमने लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड तोड़ा, उसका गिनीज बुक। उनके लाइव जजेज आते हैं वहां देखने के लिए। ऐसा नहीं होता कि वहां से कोई सर्टिफिकेट इशू कर देते, नो, वो लोग खुद लाइव जजेज होते हैं। वो एक एक एक्टिविटी को नोट करते हैं, एक एक प्रोटोकॉल मेंटेन्ड होता है वहां। उसके अलावा बेसिकली लोग ब्लड डोनेशन कैंप तो बहुत लगाते हैं। मेरा बिल्कुल काम करने का तरीका डिफरेंट है। हम लोग पैन इंडिया, किसी को भी ब्लड की जरूरत होती है यदि, हम लोग उनको विदाउट डोनर और विदाउट एनी चार्ज पूरे पैन इंडिया में ब्लड प्रोवाइड कराते हैं। हम लोगों ने न जाने मतलब हजारों ब्लड जितने भी बैंक्स हैं उनसे टाई अप किया। उनसे टाई अप करके जहां भी इंडिया में जरूरत होती है लोग हमें कॉल करते हैं, हम वहीं पर उनको ब्लड प्रोवाइड कराते हैं और साथ साथ कोई डोनर की भी जरूरत नहीं होती है। इसलिए प्रेसिडेंट साहिबा ने मुझे बेसिकली ब्लड मैन का नाम दिया। जी सर। दूसरा, निर्धन कन्याओं के बारे में आपने पूछा। निर्धन कन्याओं का हम लोग पिछले 15-20 साल से मैरिज कराते आ रहे हैं, लेकिन अब हमारी धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही हैं। अब तक मैं 300 निर्धन कन्याओं की शादी करा चुका हूं और जिसमें हम लोग सारा सामान देते हैं उनको। इसके लिए तालियां होनी चाहिए, सराहनीय समाज के लिए ये और पहल है। आप सरप्राइज होंगे, 13 फरवरी को दिल्ली में हम लोग इंडिया गेट पर 1323 कन्याओं की एक साथ मैरिज करने जा रहे हैं। दैट वुड बी द वर्ल्ड रिकॉर्ड अगेन। और उसमें हम लोग सारा सामान देते हैं, ऐसा नहीं कि थोड़ा। और इस बार हम लोगों ने जो इंटीरियर वाले एरिया हैं, जैसे झारखंड है, जहां यू विल नेवर नो, असम, झारखंड, मुझे वहां की अभी टीम आई हुई थी तो उन लोगों ने बताया उनके यहां शादी नहीं होती है। 3rd जनरेशन तक वो लोग विदाउट मैरिज चल रहे हैं क्योंकि उनका रिसोर्सेज नहीं है। तो हम लोगों ने, दिल्ली में तो इतनी रिसोर्सेज ऑलरेडी रहती हैं, तो हम लोग पैन इंडिया से लोगों को ले रहे हैं और पैन इंडिया से लेकर उनको जॉब भी प्रोवाइड कराएंगे इस बार हम। तो एक नया सा इनिशिएशन है, आज तक करते आ रहे तो उसको बहुत बड़े लेवल पे करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसको लेके। इसीलिए गेम चेंजर्स के मंच पर आपकी मौजूदगी है, Thank आपकी you. मौजूदगी है। टाइम सबका मुझे इशारा हो चुका है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर समीर दानी, आपका डॉक्टर बसंत गोयल, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ इस चर्चा को फिलहाल विराम देते हैं।